जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। तो आ जाओ सारा साथी, सारा अध्यापकगण आ जाओ, सारा मास्टर आ जाओ। बिल्कुल स्वागत है। और बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अक्षांश देशांतर। जब ये टॉपिक रीट में नया नया जुड़ा था ना, तब बेचारा साथ यहाँ डर रहे तो कि यार की प्रकार हूँ आपा जी की है, इसको पूरा करेंगे है। और अब तो कईयों को तो ये टॉपिक आता है, बहुत अच्छे से आता है ऐसे। और कई बेचारा मेरे लिए तेरिया पढ़ा भी है कोचिंग में, और बे जाता ही धड़ाधड़ पहला अक्षांश देशांतर टॉपिक ही करावे है को नहीं। हितेश कुमार, राम राम भाई, तन्नू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज दी क्लास की। आज दी क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे कौन सा टॉपिक है, रीट मुख्य परीक्षा का ये जो फ्री बैच चल रहा है आपका। आज हमारा जो टॉपिक क्लास नंबर 3 होगी। क्लास नंबर कौन सी है? 3। और टॉपिक जो नंबर है, टॉपिक जो है वो कौन सा हो जाएगा? अक्षांश और देशांतर। मुझे ले भाई टावरो गरम गरम दूध आ गयो। और ओ पियांगा आप बाद में पहला क्लास शुरू कर दिया। देखो क्लास गरम लाइव लेने को सुख हो है कि है ना, तो वो चीज है। चलो करा क्लास शुरू। प्रियंका नमस्ते 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 प्रियंका, चलो करते हैं क्लास को शुरू। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। लो, टॉपिक का जो नाम है वो आप हेडिंग लगाओगे अक्षांश व देशांतर। टॉपिक का जो नाम है अपना वो है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ये अपना रहेगा टॉपिक, अक्षांश व देशांतर। एक बात याद रखना, देखो मैं आपको बताता हूं, पहले तो ये समझो कि अक्षांश देशांतर है क्या। तो मेरे भाई, ये है अपना ग्लोब। ये क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी पे स्थिति का पता लगाने के लिए दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। दो क्या खींची गई हैं? काल्पनिक। विजय कुमार देखो भाई, इधर देखो, दो काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसमें एक रेखा यहां से बिल्कुल बीच में खींची गई है। और इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये रेखाएं आपको ऐसे नजर आएंगी। आएंगे ना मेरे भाई? बिल्कुल आएंगी। तो इस प्रकार से जो खींची गई रेखाएं हैं, ऐसे आडी, ऐसे अक्षांश रेखा, इन रेखा को हम क्या बोलते हैं? इन्हें मेरे भाई बोलते हैं अक्षांश। नोट्स बना लियो, बढ़िया बढ़िया शानदार। दूसरा लोग मांगा थारा कॉपी देखे नोट्स का, वाह भाई के नोट्स है। तो आडी रेखाएं कौन सी? अक्षांश। और ये बीच में इस प्रकार से एक रेखा हम यहां खड़ी कर देंगे, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से आपने ग्लोब के ऊपर रेखाएं खींची हुई देखी होंगी। हाँ, ये रियल में नहीं, ऐसे ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक को मतलब समझो नहीं, जिनकी सिर्फ कल्पना की जाती है। रियल में ऐसे दिखेंगे नहीं, पृथ्वी ने काल थे ऊपर चढ़ के देखो तो मना गो गुरुजी में तो देखी मान दिखी को नहीं। तो इस प्रकार से अपनी ये जो पृथ्वी है वो आप देखने को मिलती है, मिलती है बिल्कुल। तो सुनो ध्यान से, अक्षांश रेखाएं जो है इस प्रकार से, इस प्रकार से जो बनी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखा की बात करें तो इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं हैं, इस प्रकार से जो खड़ी रेखाएं हैं, उन रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। पहले तो बताओ ये दो परिभाषा समझ में आई क्या? तो थाना अक्षांश रेखा को पता लग गया और देशांतर को। अक्षांश जो रेखाएं हैं वो ऋतुओं का निर्धारण करती है। मौसम वगैरह आता ना, गर्मी सर्दी, अब आपने ये जो पहला पढ़ा था, पहले वाले टॉपिक में ये चीजें हमने सारी जानी थी, जो इसमें पृथ्वी गति पड़ी थी ना। तो अक्षांश ये जो स्थिति है उसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतुओं का क्या होता है? परिवर्तन। तो ऋतुओं का जो परिवर्तन है, यानी मौसम को बदलने में कौन सी जो ऋतु उत्तरदायी मानी जाती है? अक्षांश, सॉरी, कौन सी रेखा उत्तरदायी मानी जाती है? अक्षांश। और और समय का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए जो है वो कौन सी रेखा को माना जाता है? समय के निर्धारण के लिए जो देशांतर रेखा। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और बढ़िया तरीके से समझेंगे। सर जी आपने पृथ्वी की गति करवाई थी, उसमें से मेरा फिजिकल जियोग्राफी में क्वेश्चन आया था। वाह भाई वाह, फिर तो मेरे को लगता है आप शानदार तरीके से लिख के आए हो उसको, हैं? क्योंकि अपनों ने तो बहुत शानदार तरीके से डायग्राम वगैरह बनाकर लिखा था। और ऐसे अगर कॉलेज वालों को लिख कर दिखा दो, मैं तो कहता हूँ कॉलेज वाले इतने राजी होते हैं। हाँ राजा राम, बिल्कुल। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे इसकी जो है सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति।
और एक बात और लिख लेना नीचे यही नोट लगा के कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बताने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था इरेस्टोस्थनीज। तो लिखो अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में किसने बताया था? इरेस्टोस्थनीज ने। इरेस्टोस्थनीज ने, इरेस्टोस्थनीज ने जो है वो बताया था। एक तो ये बात याद रखना, और एक और क्या बात याद रखोगे? इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। ये प्रश्न भी याद रख लेना। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अगर प्रश्न है व्यवस्थित भूगोल का जनक तो करोगे इरेस्टोस्थनीज। क्या करोगे? इरेस्टोस्थनीज। अगर सीधा प्रश्न है बताओ भाई कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, सीधो प्रश्न किया जाए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक, तो भूगोल का जो जनक है वो कहते हैं इकेटियस को। भूगोल का जो जनक है वो किसे कहते हैं? इकेटियस। इकेटियस। भूगोल का जो जनक है वो कहते हैं इकेटियस को। ये दो बातें याद करना। अब अपने शुरुआत करते हैं अक्षांश स्थिति की। ठीक है भाई, आ जाओ सभी साथी। चलिए भैया अक्षांश स्थिति को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो नंबर एक जो हमारा पॉइंट है वो है अक्षांश स्थिति। हेडिंग लगाओ, अक्षांश रेखा। परिभाषा क्या है? परिभाषा एक ही है कि ग्लोब में पूर्व से पश्चिम, यह ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर आपको नजर आएगी खींची हुई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी साथी। जैसे मैंने यहां पर एक क्या लिया, ग्लोब लिया, एक ग्लोब लिया और इसके अंदर मैं आपको पूरा ये अक्षांश रेखाएं जो है वो टॉपिक समझाता हूं। मैंने आपको ये कहा कि ये जो रेखा है ना, फुटा हूं खिंचा लाइन, टेक्नी टेक्नोलॉजी इसका कुछ तो यूज करें। ये लो भैया, ये देखो, है ना। तो पूरे ग्लोब के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार यहां से लेकर यहां तक एक रेखा खींची गई है। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और इसे ही बोलते हैं क्या भाई? ग्रेट सर्किल। वेरी वेरी मोस्ट, केवल इसे ही बोलते हैं ग्रेट सर्किल। बड़ा यही है, बाकी छोटे हैं सारे। ग्रेट सर्किल के नाम से इसे ही जानते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। अब देखो, जैसे ये आपको सामने से नजर आ रही है ना, वैसे ही पीछे है। तो इसका मतलब जो है वो पता क्या है कि ये जो आपको सामने दिख रही है वैसे ही पीछे है। अब यहां पर मान के चलो, यहां पर आपको इस प्रकार से एक यहां पर अक्षांश रेखा दिखी, तो ये सेम ही आपको इस प्रकार से इसके पीछे नजर आएगी, है ना। फिर मान के चलते हैं एक रेखा जो है वो आपको यहां दिखी, सेम ये इसके पीछे नजर आएगी। ये इस प्रकार से घूमकर फिर जुड़ जाती है यहां। मान लेते हैं एक रेखा आपको यहां नजर आई, सेम इसके पीछे नजर आएगी इस प्रकार। तो इसी प्रकार ये कड़ी कंटिन्यू चलती है। अब यहां से अपने प्रश्न बनेंगे। इसे कहते हैं मेरे दोस्त अक्षांश वृत्त। इसकी परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं अक्षांश वृत्त। क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त। वृत्त ऐसे ही तो बनता है ना। अब इसका मतलब पता क्या है? मैं जैसे आपको यहां कोई उदाहरण लेता हूं, जैसे ये मैंने एक पानी वाली बोतल है मेरे हाथ में, इसको समझो, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो जैसे आपको वो रेखा यहां दिख रही है ना, सेम ऐसे पीछे भी है, तो ये गोला मार के यहां ऐसे आती है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देशांतर उत्तर से दक्षिण। बिल्कुल बबलू, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा आप। पहला अक्षांश के बारे में जाना। तो देखो, तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैं उदाहरण लेता हूं, यहां सुनना। मैंने कहा ये है 10 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा ये 30 डिग्री है। मैंने कहा ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। मान लो अपनों ने ले लिया,
एक डिग्री में, ये जो बिंदी लगी है इसे डिग्री बोलते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब मिनट बनेंगे ऐसे, और 60 मिनट में, ऐसे मिनट हो गया, में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये बात याद रख, सॉरी, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड ऐसे बनते हैं, जब यहां दो डंडे लग जाएंगे तो सेकंड बन जाएगा, एक डंडा होगा तो मिनट का होगा, और गोला होगा तो उसे बोलेंगे डिग्री। ये थोड़े से जो चिन्ह हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुझको आज, ठीक है ठीक है, देखो अब देखो, सुनो ध्यान से। अब मैंने आपको कहा ये अक्षांश वर्त है। वर्त कैसे बनता है? इस केंद्र से जो है वो आप माप के देखो, क्या, कि यहां पर ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यानी 10 डिग्री नाम क्यों दिया मैंने? इसका नाम 10 डिग्री मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसको हम केंद्र से मापेंगे। पृथ्वी का जो केंद्र भाग है उसे मापेंगे, तो यहां आप ये देखोगे, तो ये और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 10 डिग्री का बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है गुरुजी। अब देखो, सुनो ध्यान से। अब ये जहां पर कोण बने, अब देखो, इसका मतलब ये है कि यहां भी 10 डिग्री होगा, इधर भी 10 डिग्री होगा, इधर भी 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कहने का मतलब, ये जो वर्त जहां जहां गुजरेगा वहां पर कौन सा अक्षांश पाया जाएगा? 10 डिग्री। तो ये स्थान की स्थिति बताता है और एक्यूरेट स्थान बताता है। अब जैसे, अब इस भाग से मापेंगे, तो आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा डिग्री? यहां ये आपको मिलेगा 30 डिग्री। इस अक्षांश को मापोगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? पूरा टोटल 30 डिग्री। तो इससे ये तीस डिग्री के स्थान को मिलाने वाला, 30 डिग्री के स्थान को आपस में मिलाने वाला जो वर्त है उसे बोलते हैं 30 डिग्री वर्त। अच्छा, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, और ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री के वर्तों को मिलाने वाला जो, जैसे 80 डिग्री जो जो यहाँ 80 डिग्री पर आएंगे वो सभी स्थान 80 डिग्री पर होंगे, वो सभी इसी वर्त के ऊपर होंगे। अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको ये बात बोलूं कि 90 डिग्री पर जाना है तो आपको ऐसे जाना होगा, ऐसे ही बनता है। अब 90 डिग्री कोई कोण नहीं होगा, 90 डिग्री सिर्फ बिंदु बनेगा। 90 डिग्री का सिर्फ क्या बनेगा? बिंदु। यहां पर एक स्थान पर जाकर ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अनेक स्थानों पर ये जो 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा नहीं बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री इस प्रकार बनता है। 90 डिग्री जो है वो आप सभी साथी जानते हैं कि इस प्रकार यहां से शुरू हुआ और ये 90 डिग्री का कोण बना, बन गया ना। तो ये जो 90 डिग्री है ये यहां एक बिंदु बनाएगा, एक वर्त नहीं बनता है। 90 डिग्री वाला एक वर्त नहीं बनता। अब गुरुजी ये क्यों समझा रहे हो? अभी देखो समझ में आएगी। मुनसब खान और भाई गुलाम नबी। बोलूं पहचान गियो के अनूपगढ़ से। भाई अजय। हाँ भाई, मैं अनूपगढ़ से ही हूँ, लेकिन बाई फेस याद होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है। और बहुत बढ़िया, आज खुशी हुई कि अनूपगढ़ का साथी भी क्लास में आया है। कोई साथ में, आप साथ में पढ़े हुए हो या? और भाई हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लियो यार। बाकी बाई फेस देखा तो और पहचान जाऊंगा। ठीक है, अब अनूपगढ़ आऊंगा तो पक्का मिलांगा। गुरुजी एक बात पूछो, थाने नींद को नहीं आ गया है? नींद अब इस उम्र में नींद आ गई तो वाह भाई वाह, अच्छी बावड़ी बात करो। ये सोने के लिए है क्या? सोने मरिया बात सोएगा, सुते रहो, कोई कौन छेड़े थाने। अभी कुछ कर दिखाने का अपने को जज्बा रखना चाहिए। अभी थे सोओगा तो यार वास्तव में मेरे तो जी करता ना पूरा पढ़ाई रखूं। विजन में पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल, श्याम सुथार जी विजन इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं। ठीक है। और कल नया जीके का बेस शुरू हो रहा है ऑफलाइन। ठीक है, रीट वाले साथी आदर जो तैयारी कर रहे हैं जीके का, सिर्फ ऑफलाइन 10 12 2 घंटा जीके पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन बेस शुरू हो रहा है। जय हो। ठीक है, चलो। नितिन चौधरी। हाँ, जीनियस में पढ़े हैं साथ में। हाँ, जीनियस में तो मैं पढ़ रहा हूँ यार। तो भाई फेस याद होगा भाई, वैसे चेहरा याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, चलो अब जरूर मिलेंगे जीनियस में। यार काफी देख ले, 2018 में करी 12वीं, तो कितो टाइम हो गयो है ना। 2018 में करी, 12वीं में ही आ गया आपा। चलो, अब टॉपिक बात ज्यादा हो जाएगी फिर। देखो, तो
यहां से लेकर ये जो आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा, ये सिर्फ एक बिंदु बनेगा यहां पर। तो सुनो मेरी बात, अगर आपसे प्रश्न पूछे ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है, तो सुनो, अगर हम यहां ऊपर जाएंगे तो ये जो है 90 डिग्री आपको उत्तर में देखने को मिलेगा, सेम जैसे यहां बना सेम नीचे ही देखने को मिलेगा। 90 डिग्री जो होगा वो आपको दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, या इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव जो है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दक्षिणी ध्रुव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप मेरी बात जो है वो सुनो ध्यान से। दक्षिण में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? दक्षिण में भी 90, 90 और 90 कितने हो गए? 180, 180 और ये एक बीच वाली टोटल कितनी हो गई? 181। यानी ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु पूछे, क्या पूछे? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु कितनी है, ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु, कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं? ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु, कुल अक्षांश जो बिंदु है वो कितने हैं? तो आप बताओगे 181 है। अरे ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु कितना है? 181। लेकिन अगर पूछे ग्लोब पर कुल अक्षांश वर्त कितने हैं, तो सुनो, एक 90 बिंदु ये घटा दो, एक 90 बिंदु ये घटा दो, तो 181 में से दो गए, 179। क्या राइट उत्तर मेरा सही है? क्योंकि सुनो मेरी बात ध्यान से, 89 यहां से आएंगे ऊपर से, 89 नीचे से आएंगे, प्लस एक बीच वाली ये जो रेखा है भूमध्य, एक ये जुड़ जाएगी, ये भी वर्त है, ये पूरा बनता है ना। तो 89 89 प्लस एक 179 राइट उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछे ग्लोब पर कुल अक्षांश वर्त कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 179। और अगर पूछे ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं, तो 181। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक बात और समझाता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य। क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो है भूमध्य। अब देखो, भूमध्य रेखा की तरफ जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ग्लोब की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ग्लोब की तरफ जाओगे, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखो मैं थ्योरिकल दिखाता हूं आपको। पहली बात, अक्षांश वृत्त क्या है? पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। अपने यहां से ये कोण की दूरी माप रहे थे, और जहां जहां पर 30-30 डिग्री का कोण बन रहा था, वो सारी जो रेखा है वो कौन सी होगी? 30 डिग्री वाली। ठीक है, यही समझा था। अच्छा, अक्षांश वृत्त कुल कितने हैं? कुल ग्लोब पर, कुल ग्लोब पर जो है, कुल ग्लोब पर 179 है। कितने हैं? 179। एक तो ये बात याद रखना। नोट, एक प्रश्न और नीचे लिखना कि कुल ग्लोब पर, ग्लोब पर कुल अक्षांश बिंदु कितने हैं? अक्षांश बिंदु, तो आप क्या बोलोगे? 181। बिल्कुल। अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, कंटिन्यू चलते रहो। दो अक्षांश रेखा के मध्य, मध्य एक 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 कितना हो गया? 111, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, दूरी होती है। इसका मतलब पता क्या है? जैसे एक अक्षांश वृत्त ये हो गया, दूसरा अक्षांश वृत्त ये हो गया, इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। और इनके जो मध्य दूरी है उसे कटिबंध कहते हैं। हिंदी में याद रखना मेरी बात, इनके बीच की दूरी जो है, ये बीच में जो दूरी है इसे क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। एक तो ये प्रश्न याद रखना। अब देखो बहुत प्यारा प्रश्न, क्या कि ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ, ये रीट में प्रश्न आया हुआ है, समझना ध्यान से। ध्रुवों की तरफ जाने पर, जाने पर यह बीच की दूरी, बीच की दूरी कम होती जाती है। जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं
तो इनके बीच की जो दूरी है ना वो भी कम होती है, प्लस इन रेखाओं की लंबाई में भी कमी आती है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी, ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों, हाँ, ध्रुवों की तरफ जाने पर, और कहां से जाएंगे, भूमध्य रेखा से। ये दोनों बात कहां से रखनी है याद, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी, यानी अक्षांश रेखाओं की, इनकी लंबाई में भी कमी नजर आती है, लंबाई में भी कमी होती है। ये दो बात मेरी समझ गए क्या? अब मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात को। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये तो समझ में आ गई लंबाई वाली। देखो यहां पर कितनी ज्यादा है, फिर ऊपर जाएगी थोड़ी कम, और कम, और कम, और कम, और ऊपर जाते जाते बिल्कुल कम हो जाएगी। ये तो समझ में आ गई कि इनकी लंबाई में जो है कमी दर्ज हो रही है। अब सर दूरी की बात नहीं समझे। देखो एक बात सुनना, इनके जो बीच की दूरी है ना, ऐसे बताते हैं कि 111 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है यहां तो। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये, अब यहां तो दूरी इतनी है, फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा कम, फिर कम 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 कम, बिल्कुल कम, ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। तो एक प्रश्न आ सकता है इसका अवरोही या आरोही क्रम को लेकर, कि ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आरोही क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम कौन सा होगा। इनकी लंबाई में पूछ सकता है और इनकी जो है बीच की दूरी में पूछ सकता है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, पूरा मामला सेट है। दो शब्द याद रखना, दो शब्द याद रखना। एक होता है आरोही क्रम, एक कौन सा क्रम, आरोही। एक क्रम होता है अवरोही, एक क्रम कौन सा होता है, अवरोही। बस, इसमें एक बढ़ता क्रम है, एक घटता है। अब याद कैसे रखा, याद रखने का जो तरीका है मेरे दोस्त वो क्या है, कि आरोही क्रम जो होता है ना, आरोही, आरोही की नाम छोटा है तो यहां छोटा लिख दो, अवरोही नाम बड़ा है तो आप बड़ी लाइन मार दो, है ना। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो आरोही क्रम, और जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो वह कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। वह कौन सा क्रम हो जाएगा मेरे दोस्त, अवरोही क्रम। सर कांस्टेबल का न्यू बैच कब से स्टार्ट है, हो रहा है, कांस्टेबल का तो चल ही रहा है बैच, विजन इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन कांस्टेबल का बैच चल रहा है भाई। वो सब कह रहे हैं बहुत खुशी हुई आपको पढ़ाते देखा रे भाई, आपका साथ है, मतलब होती है खुशी, है या नहीं है। दोस्त एक दोस्त को देखकर, मतलब दूसरा दोस्त खुश होता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है। एक भाई जब दूसरे भाई का पेट भरता है तो इससे और बड़ी बात क्या होगी। एक भाई जब दूसरे भाई को पढ़ा रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ओके क्या गुरुजी, रात में था नींद को नहीं आओगे। अब मैं ये प्रयास कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूं। अब एक भाई दूसरे भाई की जब मदद कर रहा है तो इसमें क्या अर्ज की बात है ना। थैंक यू मुनसब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि आप इस क्लास के अंदर जुड़े हो, हैं। चलो सुनो, भूमध्य रेखा की बात करें तो सुनो मेरी बात, ध्रुवों की तरफ हम चलेंगे तो बीच की दूरी में कमी आएगी, कमी आ गई। तो ध्रुवों की तरफ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम भूमध्य रेखा की तरफ से चलेंगे ध्रुव की तरफ तो कौन सा, अवरोही क्रम। और आरोही क्रम, ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो आरोही, क्योंकि वहां ऊपर कम है, ऊपर क्या है, कम है, कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर जाना है तो हमें कैसे जाना होगा, ध्रुव से, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम चलेंगे, भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे तो कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही। तो इनमें कौन सा क्रम आ जाएगा, आरोही। चाहे लंबाई में बात आए, चाहे चाहे बीच की दूरी में बात आए। और इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कटिबंध। ये कंसेप्ट समझे तो बताओ, मैं आगे चलूं। सर जी राजस्थान जियोग्राफी यूट्यूब पर करवा दो, यूट्यूब पे चल ही रही है 9 बजे क्लास, 9 बजे में राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करवा रहा हूं भाई, है ना। तो अब देखो, अब आपको एक बात और बताता हूं। अब ये अपना हो गया, मोटा मोटे तौर पे मैंने आपको इन रेखाओं के बारे में बता दिया, इनकी स्थिति के बारे में बता दिया, और आप कभी जो साथी जुड़े हुए हो उनमें आज संख्या भी एक बहुत शानदार है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर जियोग्राफी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, समझो चीजों को, कंसेप्ट क्लियर करो। यहाँ को नहीं है कि मतलब जो चीज समझ नहीं आ रही चलो आगे भाग जाओ, नहीं, टाइम दो,
क्योंकि जियोग्राफी इज ए कंसेप्चुअल एंड फिजिकल सब्जेक्ट। ये कंसेप्ट के यानी फैक्चुअल सब्जेक्ट भी और कंसेप्चुअल भी है। फैक्ट तो रटने ही होते हैं, इसके साथ समझना होता है। और इतना शानदार सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आप जियोग्राफी को समझने लगे ना और इससे मोहब्बत होगी तो आपको ये लगेगा कि मेरी खून में जो वो जियोग्राफी ही दौड़ रही है, खून नहीं दौड़ रहा। ये चीजें हो जाती है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है भाई भूगोल, बहुत प्यारा। चलो मैं आपको अब बातें लिखा देता हूं। देखो ये जो है वो अपनी ग्लोब है, और ग्लोब में यहां अपन बीच वाली जो रेखा देखें तो वो कौन सी हो जाएगी, अक्षांश। इसके ऊपर कैंसर है ना, लेटीट्यूड हो गई। और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो 86.5 डिग्री आर्कटिक, और ऊपर में 90 डिग्री वो बिंदु आ जाएगा। सेम नीचे ही देखने को मिलता है, इस चीज को समझना ध्यान से। ये मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री, यहां पर 66.5 डिग्री पे आपको अंटार्कटिका नजर आएगी, और ये 90 डिग्री हो गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका नाम मैंने दिया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ऊपर वाली जो रेखा उसका नाम मैंने दिया 23.5 डिग्री करक रेखा, है ना। और इससे ऊपर जो है मैंने नाम दिया 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अंटारक, सॉरी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। अब इसमें भूल जाते हैं कभी, तो ऐसे याद रखना, आर्कटिक छोटा नाम है तो ऊपर आएगा, आर्कटिक छोटा नाम है ऊपर आएगा। यहां पर 23.5 डिग्री, सेम नीचे ये रेखाएं हैं। बस ये दक्षिणी अक्षांश है, वो उत्तरी अक्षांश है। और एक बात याद रखना, ये भूमध्य जो रेखा है वो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ग्लोब को दो भाग में, कौन सी रेखा, दो भाग में जो बांटती है, दो भाग में, उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अगर हम बात करेंगे, ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा इसको दो भाग में, ऊपर वाला जो है वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। एक प्रश्न और याद रखना, लगते याद, ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है। तो ग्लोब का निर्माता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ग्लोब का निर्माता जो वो कहते हैं मार्टिन बेहम को, मार्टिन मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम को जो है वो ग्लोब का निर्माता कहा जाता है, ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। हाँ, लव फॉर जियोग्राफी, बिल्कुल, लव यू जियोग्राफी। हाँ, ऐसे प्रेम करना पड़ेगा। किसी से हम प्रेम करते हैं तो आधी चीज तो बिकी भी है, समझ जा, देख के है ना। प्रेम करोगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा आपका, रुचि पैदा होगी, और रुचि बहुत जरूरी यानी है को नहीं, वाह बात है। और मैं कह रहा हूं एक बार ये सब्जेक्ट आ गया ना तो आपका माइंड इतना अच्छा ओपन हो जाएगा, इतना अच्छा खुल जाएगा कि आपको टफ से चीजें आसान लगने लग जाएगी। और आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि आप जो मुश्किल से मुश्किल चीजें जो पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ग्लोब का जो निर्माता है वो कौन है, मार्टिन बेहम है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कौन सी हो जाएगी, ये 23.5 डिग्री जो रेखा है वो हो जाएगी मकर। कौन सी रेखा, मकर। और नीचे की ओर अगर हम जाएंगे, नीचे की ओर हम जाएंगे, मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो यहां पर 66.5 डिग्री आपको नजर आएगी, वो आएगी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद कैसे लिखना है, देखो आर्कटिक आसान है नाम लेना है, अंटार्कटिका आर्कटिक, तो ऊपर ऊपर आर्कटिक कर दो। यहां 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और वहां 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अब सुनो, अब इनके बीच अपने देखते हैं कि जलवायु कैसी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये वाला, यहां, यहां जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, उस जलवायु का नाम होगा उष्ण कटिबंध। उष्ण, अब देखो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वनस्पति वाला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना कि उष्ण कटिबंध जलवायु कहां पाई जाती है। माय फेवरेट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, बहुत बढ़िया है ना। और यहां भी जलवायु कैसी देखने को मिलेगी, उष्ण, यानी 23 डिग्री और 23 साढ़े 23 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, इनके बीच में जो जलवायु देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है।
इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपको यहां जो जलवायु देखने को मिलेगी मेरे दोस्त, यहां जो जलवायु देखने को मिलेगी इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, वो जलवायु कैसी होगी? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध पर, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, इसलिए नाम लगा रहा हूं शीतोष्ण कटिबंध। अब बताओ यहां जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी वो कैसी? तो आप बोलोगे गुरुजी वो जलवायु मिलेगी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब मैं आपको कहूं कि यहां जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी? ये ऊपर 66.5 डिग्री से, तो आपका जवाब रहेगा शीत कटिबंध। यहां बर्फ जमी हुई है भरपूर मात्रा में, यहां पर जो बर्फ जमी हुई है पूरे बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं बड़े बड़े, इसलिए इसे श्वेत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात मेरी आप याद रखना। सूरज बताया था, याद है ना? यहां चमकता है 21 जून को, यहां 2 बार चमकेगा, 21 जून को और 23 सितंबर को। यहां चमकेगा 22 दिसंबर को। सूरज यही होता है, और ऊपर ध्रुवों की तरफ क्या स्थिति बनती है? 6 महीने दिन और 6 महीने रात। दूध कई देर हो गए पड़े ना, दूध मैं पी लूं फटाफट, फिर भी बात था ना मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि रात बहुत हो जाती है रे। सारे डाइट डूट प्लान एक अंदर लेना जरूरी हुआ है, ना लेवा तो फिर दिक्कत हो जाए। तुमसे तो पूछा ही नहीं, लो भाई पी लो। क्यों गुरु जी एकला एकला खावा लगे? ये लो सभी साथी, पहला थे भोग लगा लो, फिर मैं पी लूंगा। ठीक है पी लियो। अब पी लूं मैं? ओके थे, जल्दी जल्दी उतारो इन्होंने, फिर आपा देखो। हाँ भाई। हाँ तो बोलो, अक्षांश रेखाएं जो है वो आपको समझ में आई? तो बस ये सिंपल सी कहानी है अक्षांश रेखाओं की। अब हम जो है वो किन के बारे में पढ़ेंगे? देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो अब 2 नंबर पे आप जो हेडिंग लगाओगे, ये तो होगी अक्षांश रेखा। अब 2 नंबर पे जो आप हेडिंग लगाओ, अगली क्लास में पढ़ेंगे या बहुत है इतना आज के लिए? है मैं कौन पिया गुरुजी थे, बीच में ही ले गया। अरे तो क्या हुआ फिर, यहाँ के रुस अगर ऐसी बात आप है? चलो, तो मैं तो कहता हूँ कि आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो चर्चा विचर्चा है वो करते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या मेरे भाई? इसी देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश सिंपल सा टॉपिक है यार, कितना आसान टॉपिक है, उतार लो बस इन चुटकियां में। अक्षांश पूरी होगी, अगली क्लास में देशांतर पढ़ लेगा। है? अब जितना समझाया ना उसको अच्छी तरह से रिकॉल कर लेना, बस गलत नहीं होना चाहिए। और चैनल पर जो साथी आज पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ गुड नाइट। अभी सोनो को नहीं है कि रिवीजन मार के बढ़िया फिर सोनो है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो रात में थे 12 बजे मेरे साथ इतना जगह ला रहे हो, है ना सर? पीटीआई के लिए बुक निकाल दो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन की। मनोज कुमारी, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा पीटीआई की भर्ती आने दो, मैं आपको वर्ल्ड और भारत इस पे यूट्यूब पे करा दूंगा, किताब निकालने की जरूरत को नहीं, बढ़िया व्याख्या सहित करा दूंगा। ठीक है, और किताब देखो स्थितियां अनुकूल नहीं है अभी, तो किताब अभी नहीं निकाल सकते थे, समझो बात ने। ठीक है, अनुकूल हो जाएंगे तो किताब भी निकाल देंगे। ठीक है, अब मन ज्यादा देखो जिम्मेदारियां बढ़ रही है दिन ब दिन, तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ा रहा है। पूरा दिन मैं ही कमरा हूँ, सच बताऊं था ना, क्लास लगाने के बाद वो कमरो और थे हो बस, ये सारा कंटेंट आपके लिए बनाना बढ़िया बढ़िया। अब मैं 2 एनसीईआरटी किताबें मैंने 11वीं और 12वीं वाली ढूंढी, मेरे को मिली नहीं, मैंने फोटो कॉपी निकाली है इन टॉपिकों को कवर करने के लिए, है ना? क्योंकि उसमें सबसे बेहतर दे रखा है एनसीईआरटी में, सबसे शानदार। वैसे 11वीं 12वीं भूगोल की मैंने लगभग 1 साल पहले पढ़ दी थी। ठीक है, हाँ सर जी पढ़ा दी, और प्लीज मनीषा हाँ मैं बता के करूँ, अब अगली क्लास में ही पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक मतलब देशांतर अलग ही पॉइंट होगा, फिर अगली क्लास में उसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद करते हैं, और मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, अभी सोना नहीं है, इसका रिवीजन करके फिर सोना। ओके टाटा।